ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई में एक सडनली सीज़ फायर हो गई है। सीज़ फायर होने के दौरान पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ा इंडिस्पेंसेबल रोल के तहत पोजीशन किया है। पूरे विश्व में एक डिबेट ये चल रहा है, और ख़ास करके विश्व से ज़्यादा भारत में, कि भारत इस पूरे डिबेट में ख़त्म हो गया, तहस-नहस हो गया, भारत कहीं का नहीं रहा। और पाकिस्तान देखिए कि उसने किस प्रकार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारी है, और आज वो ये सीज़ फायर के तहत अपने आप को एक विश्व का शांति का दूत पोजीशन कर पाया है। पर इस पर्टिकुलर डिबेट के पीछे की रियलिटी क्या है? ये जो टेम्पररी सीज़ फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, इसके पीछे समझने की पहली बात तो कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने एक 5 पॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहला पॉइंट पाकिस्तान का ये था कि उसने यहाँ पर पेश किया डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अलाइनमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अलाइनमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बहुत स्पष्ट तरीके से एक नीति के तहत ये बात बोली अमेरिका को कि देखिए, हम चाहते हैं कि इस मसले को आप ईरान के साथ युद्ध करे बिना पीसफुली रिजॉल्व करो। उसका कारण ये था कि पाकिस्तान को ये बात पता है कि यदि अगर ये मसला रिजॉल्व ना हुआ और यहाँ पर एक अग्रेसिव युद्ध पाकिस्तान की सीमा पर यानी कि ईरान में हुआ, जिसमें अमेरिका की ट्रूप्स यहाँ पर प्रेजेंट हुई, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड अलाइनमेंट के तहत ईरान को भी ये बात बोली कि हम चाहते हैं कि इस मसले में अमेरिका बिना अपनी ट्रूप्स को भेजे इस मसले को रिजॉल्व कर ले। तो हम यहाँ पर अपने आप को पहली बात तो एक ब्रिज के तहत पोजीशन करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने एक डुअल चैनल स्ट्रेटजी अपनाई इस पूरे पीरियड के दौरान। डुअल चैनल स्ट्रेटजी में एक जगह पर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो अपने आप को पोजीशन करके अमेरिका के जो मिलिट्री लीडर्स थे उनसे डायरेक्ट वार्तालाप करता रहा। इस डायरेक्ट वार्तालाप के तहत मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पर एक डायलॉग उसने खोल के रखा, और इस डायलॉग के तहत उसने ये कोशिश करने की चीज़ करी कि किसी तरीके से अमेरिका के मिलिट्री लीडर्स को कन्विंस किया जाए कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को यहाँ पर ना भेजे, ताकि इस मसले को ग्रेजुअली डिप्लोमेसी के थ्रू हल कर लिया जाए। और आसिम मुनीर ने अपने पालतू शहबाज शरीफ को साथ में इस डुअल चैनल स्ट्रेटजी के लगा दिया, और उसको ये बात बोली कि आप अमेरिका के और बाकी विश्व के लीडर्स को ये भरोसा दिलाइए कि इस मसले का हल डायलॉग से हो सकता है। और यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो आसिम मुनीर के बिहाफ पर ये कार्य करता रहा। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति में तीसरा जो टूल उसने प्रयोग किया उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एक्टिव न्यूट्रलिटी। स्ट्रेटेजिक एक्टिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इस पूरे युद्ध के दौरान, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो कैलिब्रेटेड सिंपथी दिखाई। कैलिब्रेटेड सिंपथी का मतलब है कैलकुलेटेड सिंपथी। उसका मतलब साधारण लैंग्वेज में ये है कि जब ये युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने बार बार ईरान की सोवरेनिटी का जो वायलेशन हो रहा था उसको कंडेम किया, बोला कि आपकी सोवरेनिटी पे हो रहे वायलेशन का हम खंडन करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर खंडन से उसने ईरान को खुश तो कर लिया, ये कह के कि ठीक है ईरान, आपकी सोवरेनिटी का जो वायलेशन इस लड़ाई के दौरान हो रहा है हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की लैंग्वेज देखिए कि उसने उसी दौरान इस चीज़ का खंडन नहीं किया कि ये जो लड़ाई आपके ऊपर अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं हम उनका खंडन करते हैं। तो एक तीर से 2 निशाने लगाने की पाकिस्तान ने कोशिश करी। एक जगह पर ईरान की सोवरेनिटी के वायलेशन को हाईलाइट करके उसने ये बात बोली कि ईरान, हम आपके ऊपर हो रहे सोवरेनिटी के वायलेशन का खंडन करते हैं। लेकिन दूसरी जगह पर जब उसने अमेरिका और इजराइल को खंडन नहीं किया, तो वहाँ पर अमेरिका और इजराइल भी इस तरीके से खुश थे कि ठीक है, हम तो सोवरेनिटी वायलेशन करते रहेंगे, कम से कम तुम हमारे लिए क्रिटिकल नहीं थे। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान ने दोनों के साथ डायलॉग ओपन रखते हुए अपने आप को एक ब्रिज बनाने की पोजीशनिंग कर दी। चौथी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस पूरे प्रोसेस में शायद मीडिया में इस पॉइंट पे डिबेट ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर एक टेक्निकल इनोवेशन पाकिस्तान के द्वारा की गई। टेक्निकल इनोवेशन ये थी कि ये पूरी की पूरी जो बैक चैनल लेवल पर डिप्लोमेसी अमेरिका, ईरान और साथ में पाकिस्तान के थ्रू चल रही थी,
वो डिजिटल लेवल पर चल रही थी। यानी कि अगर आपने गौर किया हो और ध्यान दिया हो, पाकिस्तान का कोई लीडर अमेरिका जाकर या अमेरिका का कोई लीडर एट द मोमेंट पिछले दिनों में पाकिस्तान आकर, ईरान का कोई लीडर अमेरिका या पाकिस्तान से डायरेक्टली संपर्क में नहीं था। टेक्निकल इनोवेशन इस पर्टिकुलर सीज फायर में ये है, जो आगे के लिए सीज फायर्स के लिए एक टेम्पलेट बनेगा कि किस प्रकार से डिजिटल लेवल पर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन बैकएंड लेवल पर हुई। और अब आप देखेंगे कि 10 अप्रैल के बाद फिजिकल मूवमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स चालू होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आगे जाकर दूसरे देशों को भी सीखनी है और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। पांचवी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस पूरे डिबेट में पाकिस्तान ने अपने आप को चाहे एक ब्रिज तो बनाकर पेश किया हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान ने बार बार एक स्टेबिलिटी थीसिस को उजागर किया। स्टेबिलिटी थीसिस का मतलब क्या है? पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बात बोली, उसने कहा कि मेरी 900 किलोमीटर से अधिक सीमा ईरान के साथ है। आप यदि ईरान में किसी प्रकार के सेना को उतारते हैं, वहाँ पर इस युद्ध को बढ़ावा देते हैं, तो आप सोच के देखिए कि ईरान से बहुत सारे रेफ्यूजीज भागकर पाकिस्तान आएंगे। और यदि ईरान से लोग भागकर अगर पाकिस्तान आए तो आप भूलिए मत, गौर कीजिए इस पॉइंट पे, पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि अगर रेफ्यूजी भाग कर आएंगे, इन रेफ्यूजीज के भागने से भूलिए मत, इन ईरानियन लोगों का प्रयोग पाकिस्तान में जो रेफ्यूजी क्राइसिस होगा उसका ईरान कर सकती है। कैसे? ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाने की एक बहुत हार्ड कैपेबिलिटी है। ईरान ने 1980 के दशक में हिजबुल्ला लेबनान में बनाया। और गौर कीजिए, अगर आपने लेबनान के इतिहास को पढ़ा है और हिजबुल्ला के इतिहास को पढ़ा है तो आप एक चीज़ जानेंगे, लेबनान में बहुत सारे शिया मुसलमान थे। उन शिया मुसलमानों को किसी प्रकार की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी। ईरान ने ये बात बोली कि हम अपने शिया भाइयों को लेबनान में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलवाने की मदद करेंगे। इस मदद के दौरान 1980 के दशक में ईरान ने सारे शियाज को, उन शिया मुसलमानों को लेबनान में एकजुट करके उनकी एक राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करी जिसका नाम था हिजबुल्ला। अब आप देखिए कि जब 1980 में हिजबुल्ला ईरान में बनी, ईरान के इस हिजबुल्ला के बनने के बाद ईरान ने उसी हिजबुल्ला को एक प्रॉक्सी ग्रुप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज विश्व के राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में हम हिजबुल्ला को एक बड़ा पेक्यूलियर ग्रुप मानते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत आइडेंटिफाई करता है। लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक आर्म्ड लेवल पर रेवोल्यूशन भी करती है। और जिसने भारत का इतिहास पढ़ा है वो ये पॉइंट को समझेगा कि ये पॉइंट जो यहाँ पर हिजबुल्ला कर रही है, भारत के अंदर सीपीआई माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने भी वही मॉडल अपनाया था 2001 में। खैर, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात समझाई कि सुनिए, यदि ये ईरान में युद्ध होने के कारण, आपकी सेना उतारने के कारण अगर वहाँ से ईरान के रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए, तो भूलिए मत कि पाकिस्तान क्योंकि हिजबुल्ला जैसा ग्रुप क्रिएट कर चुका है लेबनान में, और क्योंकि पाकिस्तान में शिया मुसलमान हैं और ईरान से यदि और शिया मुसलमान आए तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि हिजबुल्ला टाइप का ग्रुप पाकिस्तान में भी क्रिएट हो जाए। ये चीज़ सुनकर अमेरिका कतराया, क्योंकि अमेरिका पिछले लगभग 4 दशकों से हिजबुल्ला को काउंटर कर रहा है। इजराइल पिछले 4 दशकों से हिजबुल्ला को काउंटर कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। अब वो कतई ही नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर एक हिजबुल्ला टाइप ग्रुप क्रिएट हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात भी समझाई कि अमेरिका, आप इस मोमेंट पर हमारे नापाक देश का प्रयोग करना चाहते हो विश्व के क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरे के पूरे वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट को चलाने के लिए।
हमने अपना देश आपको बेच दिया है ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को लेकर। हम क्रिप्टो का एक प्लेग्राउंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ बनने के लिए आपके साथ तैयार हैं। यूएई एक लीगल फ्रंट बनेगा, हम एक इलीगल फ्रंट बनेंगे। जब हम आपके साथ इस मोमेंट पर तैयार हैं इस काम को करने के लिए, तो आप रीजन को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहते हो और क्यों आप इस रीजन में इस प्रकार की समस्या क्रिएट करना चाहते हो? इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के इस पॉइंट को उजागर करने के बाद उधर अमेरिका को ये समझ आया पहली बात कि हाँ, हम नहीं चाहते कि रीजन अगर डिस्टेबलाइज हो जाए तो कल को क्रिप्टो वाला जो गेम हम लॉन्ग रन में खेल के विश्व की सारी कंट्रीज़ को काउंटर करना चाहते हैं और ग्लोबल लेवल पर डॉलर की हेजेमनी को रीअसर्ट करना चाहते हैं, वो कैसे होगा। एक अलग विषय है, इस वीडियो के ऊपर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका डॉलर की हेजेमनी को रोकने के लिए क्रिप्टो का प्रयोग कर रही है और एक ये नया फ्यूचर थ्रेट बनेगा। बट पाकिस्तान ने ये दूसरा पॉइंट उजागर किया और पाकिस्तान ने तीसरी बात बोली कि यार आसिम मुनीर अभी चंद महीने पहले अमेरिका आया था, एक सूटकेस में रेल पटरी से उठाकर जिसके ऊपर कुछ लिद और वो सब लगा हुआ था, वो सारे पत्थर भी लेकर गया था अमेरिका। वो गंदी बांस वाले पत्थर उसने ट्रंप को वहाँ पर मीटिंग में दिखाए थे। ट्रंप ने अपने हाथों से वो पत्थर देखकर अपनी गंदी सी स्माइल भी दी थी। और वहाँ पर अमेरिका को पाकिस्तान ने एक ड्रीम बेचा था, जैसे भारत में रियल एस्टेट वाले जो प्लेयर्स हैं वो आपको ड्रीम बेचते हैं कि भाई साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनने वाली है, 5 BHK होगा, आप दरवाज़ा खोलोगे और सिर्फ 10 लाख AQI होगा। तो इस प्रकार की बातें कि हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है, इन रिसोर्सेज को आप खरीद लीजिए, ये रेयर अर्थ मेटल आपको चाइना से लेने की आवश्यकता नहीं, वो डिबेट पिछले साल पूरा पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से रच के अमेरिका को और अमेरिका की गोद में जाकर बैठने का वो पासपोर्ट प्राप्त कर लिया था। तो पाकिस्तान ने समझाया कि भैया आप इन पत्थरों पे ध्यान दो, क्रिप्टो पे ध्यान दो। क्यों आप चाहते हो कि एक नया हिजबुल्ला टाइप का ग्रुप जो है युद्ध के कारण क्रिएट हो जाए? वहाँ पर आपकी एनर्जी लेबनान में टैकल करने की लगी है, यहाँ पर भी आप उसी चीज़ को करते रहोगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें जो लगभग पिछले 1 महीने से चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं वो बैल बुद्धि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कुछ ना कुछ ये बातें घुसाई गई। किसी भी व्यक्ति में जिसमें बैल बुद्धि होती है, अनफॉर्चुनेटली उसमें ये प्रकार की चीज़ों को डालना बड़ा कठिन होता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि जिस प्रकार की वो भाषा शैली और जिस प्रकार का व्यवहार वो दिखाता है अब विश्व के सामने है कि वो एक मानसिक तौर का डिस्टर्ब्ड व्यक्ति है। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ को समझिए कि कम से कम उसके आसपास के बैठे हुए चाटुकार सलाहकारों को ये बात समझ आई कि कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात, ये सीज़फायर यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग हुई, पर यहाँ पर 2 चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि आज ही ये सीज़फायर हुआ। इसके बारे में जो डिटेल्स लिमिटेड थी उसके बेसिस पर ये एनालिसिस हमने किया। लेकिन मैं आपके साथ अगले 2 दिन 2 वीडियोज़ के तहत ये चर्चा करना चाहता हूँ और हम चर्चा करेंगे अगले 2 वीडियोज़ में कि पहली बात यहाँ पर चाइना का और रूस का क्या रोल रहा, और एक सेपरेट वीडियो में, एक इम्पोर्टेंट वीडियो में भारत का क्या, भारत ने आफ्टर ऑल इस पूरे गेम में क्या खोया क्या पाया। तो ये चीज़ें हैं। खैर आज जो अभी ये हुआ आपके सामने है, पर हाँ सवाल भूलिएगा मत, अंत में एक ये भी आता है कि क्या 2 हफ्ते से पहले ये सीज़फायर टूटेगी या क्या 2 हफ्ते के बाद ये सीज़फायर एक लास्टिंग सोल्यूशन लाएगी। इसके ऊपर भी चर्चा करना आवश्यक है। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में इस पे भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।